जब स्टूडेंट 11th-12th में होते हैं तो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, कॉलेज में जाकर किस चीज़ की पढ़ाई करने वाले हो, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही आपका ये डिसाइड होता है कि आप बनने क्या वाले हो। कई सारे स्टूडेंट्स को तो यह पता होता है कि उनको क्या बनना है और क्या पढ़ाई करनी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनको कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, लेकिन उनको ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि आखिर वो 12th के बाद क्या पढ़ाई करेंगे, किस सब्जेक्ट को लेंगे जिससे वो कलेक्टर जल्दी बन जाएंगे, कलेक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई की जाती है, इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। कुछ साल पहले लोगों के पास यह ऑप्शन नहीं था कि वो मोबाइल के माध्यम से सारी जानकारी ले लें, लेकिन आज 5-6 साल जब गुजर गए हैं तो हर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से वो हर जानकारी ली जा सकती है, और सही जानकारी जिससे आप अपने एम को हासिल कर सकें। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। इस टेंशन को छोड़ दें कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है। पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करें। 12th के बाद आपको वो सब्जेक्ट लेना है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लेना है जिसमें कोई इंटरेस्ट ही ना हो। यहाँ पर आपके लिए इंटरेस्ट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो आप उसी सब्जेक्ट को कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब ये है कि आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तो उस फील्ड पर आप जॉब ले पाएंगे या फिर खुद का बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। मान लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और कौन सा नहीं, लेकिन उनको केवल कलेक्टर ही बनना है, उसी के लिए वो हमेशा मेहनत करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करें। जब आप बीए स्ट्रीम ले लेंगे तो उसके बाद आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा नहीं लें, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी ये 3 सब्जेक्ट पहले चुनना है, क्योंकि कलेक्टर बनने के लिए ये 3 सब्जेक्ट का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने पसंद के हिसाब से स्ट्रीम चुना हुआ है, कोई पीसीएम ग्रुप चुना हुआ है, कोई बीटेक चुना हुआ है, तो कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन डेली 2 से 3 घंटा आपको बचाना होगा। और उस 2 से 3 घंटे में सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर अभी तो हमने 12th क्रॉस किया है, अब फिर से एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप बचपन में सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो आप डीपली नॉलेज लेकर नहीं पढ़े होंगे, केवल पास होने के लिए या अच्छे मार्क्स के लिए केवल रटे होंगे। लेकिन अब रटने वाला दिन चला गया, अब आपको समझना है और समझने के हिसाब से ही सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके साथ ही एनसीईआरटी हर कोई जानता भी नहीं है। एनसीईआरटी में लगभग सारी जानकारी होती है, इसलिए 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आपको एक बार फिर से देखना होगा और फिर से पढ़ना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर 6 से लेकर के 12th तक किस सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को पढ़ना है। आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और उसके साथ ही साइंस, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 6 से लेकर के 12th तक पढ़ लेनी है। जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको लगेगा कि लगभग आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। उसके बाद ही आपको अच्छे राइटर्स की बुक लेनी है या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उससे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है और सिलेबस देखना है। देखने का मतलब है कि केवल एक बार नहीं देखना है, बल्कि आपको चाहे कॉपी में लिखना हो तो लिख लें, चाहे प्रिंट आउट निकलवाना हो तो निकलवा लें, और सबसे पहले सिलेबस पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ें। 2 से 3 साल का क्वेश्चन पेपर तो जरूर पढ़ें, और सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखें, सीसेट का भी और जीएस का भी। उसके बाद ही आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है। जब आप एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ फेमस राइटर्स की बुक या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेना है। याद रहे, आप दोनों नहीं लें, केवल पैसे इन्वेस्ट होते हैं और कुछ नहीं होता है। बुक लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। जो लोग बीए की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की तैयारी तो ऑलरेडी हो ही रही होगी, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी है।
लेकिन इसके साथ ही उनको साइंस भी पढ़ना होगा और इकोनॉमिक। तो एनसीईआरटी की साइंस और इकोनॉमिक को वो बार बार रिवीजन करते रहें और कॉलेज की पढ़ाई में बीए वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। ये तो रही पढ़ाई की बातें, आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली। अब बात करते हैं कि आखिर अब आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना चाहिए, अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा और उसमें आईएएस ऑफिसर बनना होगा। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको टॉप 50 से 60 रैंक लानी होगी ताकि आप आईएएस ऑफिसर में आसानी से चुने जा सकें। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी एज 21 होनी चाहिए और 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को लेकर के अब सवाल होता है कि आखिर फॉर्म कब निकलता है। तो आपको बताना चाहूँगी कि यूपीएससी के द्वारा लगभग फरवरी माह में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन दिया जाता है और इसी टाइम आपको फॉर्म भरना है। कभी कभी डेट या फिर मंथ आगे पीछे हो सकता है, इस वजह से आपको यूपीएससी की वेबसाइट से चेक करते रहना है। आप चाहें तो सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट में जाकर के भी हमेशा चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जब डेट आएगा तो आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाना है। वहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। सबसे पहला होगा जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड, जिसमें आपके 200 नंबर होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे और इसके साथ ही निगेटिव मार्क्स भी हैं। इसके बाद दूसरा पेपर होता है सीसेट का, जिसमें मैथ होता है, रीजनिंग होता है, कॉम्प्रीहेंशन होता है। इसमें आपको केवल पास होना होता है। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में होते हैं। पहले शिफ्ट में जीएस का पेपर होता है और दूसरे शिफ्ट में सीसेट का पेपर होता है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपका जो पहला पेपर हुआ है उसी के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं और कैलकुलेट करने के बाद आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं ये पता चलेगा। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि कैलकुलेट करने के बाद एक कट ऑफ जारी किया जाता है। अगर उस कट ऑफ के अंदर आपके नंबर होते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप कट ऑफ से कम नंबर लेकर के आए हुए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। कट ऑफ हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन लगभग अनुमान लगाया जा सकता है पिछले साल के कट ऑफ को देख करके कि आपको लगभग कितने नंबर लेकर के आने हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो नंबर्स हैं वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर के साथ नहीं जोड़े जाते हैं। यहाँ पर केवल मेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की बात कही जाती है। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम देंगे। मेंस एग्ज़ाम जब आप पास कर लेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू और मेंस इन दोनों के ही नंबर को जोड़ा जाता है, फिर एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। उस कट ऑफ के अंदर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप टॉप 50 रैंक लेकर के आएंगे तो जाकर के आप आईएएस ऑफिसर बन पाएंगे। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद आप फील्ड में फिर काम करते हैं।